बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 7 से 9 मई 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र इस श्रृंखला से पहली बार जुड़े हैं आपको बता दूं, डेली करंट अफेयर्स के इस श्रृंखला के तमाम पीडीएफ फाइल को आप बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और वहीं पर आपको सारा का सारा पीडीएफ एक साथ निःशुल्क मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था कि 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफएम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। तो इस प्रश्न से संबंधित सारी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था और आपको बतलाया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार के 9 शहरों में एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस प्रश्न के बारे में जो जानकारी हमने आपके साथ साझा किया था वो आप यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी देख सकते हैं। हालांकि बिहार के 9 शहरों की बात करें तो बिहार के 9 शहरों में कटिहार, बांका, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, बक्सर, शेखपुरा और सिकंदरा जो कि जमुई का एक शहर है और साथ साथ नवादा। तो कुल मिला के 9 शहरों में इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया। पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में कुल 91 एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया। हालांकि इस तरह के तमाम पोस्ट हमारी टीम के माध्यम से आपको फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर उपलब्ध कराया जाता है। निश्चित तौर पर इसमें बहुत सारी जानकारी छुपी हुई होती है। तो इस तरह के रेगुलर पोस्ट के लिए आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने पर बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना अभी हाल ही में एनजीटी की तरफ से लगाया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना अभी बिहार सरकार पर लगाया गया। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पर लिखा गया है। दरअसल आपको याद रखना है कि एनजीटी अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे कि हिंदी में आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण, तो इस संस्था ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहे बिहार सरकार पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर हाल ही में 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आप यहाँ पर रीजन समझ चुके हैं कि किस वजह से ये जुर्माना लगाया गया। तो ठोस और जो तरल कचरे होते हैं इसका वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने की वजह से बिहार सरकार पर अभी हाल ही में ये 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना एनजीटी अर्थात राष्ट्रीय हरित अधिकरण की तरफ से लगाया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है और इस जुर्माने की राशि को 2 महीने में जमा करने का आदेश दिया गया है। हालांकि इससे पहले भी इस प्रकार का जुर्माना बिहार पर लगा था। आपको यहाँ पर इस वाले पॉइंट में इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि इससे पहले भी गंदा पानी उपचारित किए बगैर गंगा सहित अन्य नदियों में प्रभावित किए जाने के मामले में एनजीटी के आदेश का पालन नहीं होने पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार पर नवंबर 2019 से 31 जनवरी 2022 तक की अवधि के लिए 667.30 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दंड लगाया था। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के दंड पहले भी बिहार को दिया गया था, जो कि बिहार को इतनी राशि चुकाना भी पड़ा था। लेकिन अभी हाल में जो एनजीटी की तरफ से ये क्षतिपूर्ति को लेकर जुर्माना लगाया गया, इसके लिए 2 महीने की अवधि दिया गया है और यह राशि है कुल मिला के 4000 करोड़ रुपये। ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। हालांकि एक और प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स का। ये प्रश्न है कि हाल ही में आई रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है पूरे भारत में। ये दोनों प्रश्न को आप बिहार करंट अफेयर्स के तहत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। इस प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा, बिहार लेबर हब के मामले में दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश के बाद, यानी कि पहले स्थान पर है यूपी। तो ये ध्यान रखना, यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार लेबर हब के मामले में दूसरे स्थान पर है, यानी कि इसका कहने का सेंस यह है कि सर्वाधिक लेबर की जो संख्या को लेकर अभी हाल ही में रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर है पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश। हालांकि यहाँ पर हम आगे बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार या फिर रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 8.30 करोड़ और बिहार में 2.86 करोड़ श्रमिक निलंबित है। यानी कि जो रिपोर्ट अभी हाल ही में जो रोजगार मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, ये किस आधार पर जारी किया गया,
तो आप सभी को मालूम है कि जो किसानों का जो निलंबन होता है, या फिर किसानों नहीं, एक्चुअली में मजदूरों की यहाँ पे बात हो रही है, तो मजदूरों का जो निलंबन होता है, यानी कि जो ई श्रम पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन होता है, उसी आधार पर यहाँ पर आंकड़ों को प्रदर्शित किया गया है। और उसी आधार पर यहाँ पर लिखा गया कि रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 8.30 करोड़, जबकि बिहार में 2.86 करोड़ श्रमिक निलंबित है। अर्थात अगर हम तुलना करें दोनों राज्यों की, तो यूपी का जो मतलब कर सकते हैं संख्या है, वो बिहार से तकरीबन 4 गुना अधिक है। तो ये आंकड़े भी आपको ध्यान रख लेना है। वहीं पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो इसका खुलासा देखिए, ये चीज को यहाँ पे लिखा गया कि इसका खुलासा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ई श्रम पोर्टल की ऑनलाइन रिपोर्ट से हुई है। तो ये बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इसमें पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर अपना बिहार है। अगले पॉइंट की बात करें तो लेबर हब में झारखंड जो पड़ोसी राज्य है बिहार का, ये 9वें स्थान पर, दिल्ली 20वें और उत्तराखंड 21वें स्थान पर है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की बात करें, बिहार के संदर्भ में देखें तो बिहार में पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर लेबर हब में क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर है, जबकि सबसे कम मजदूर जो है ये शेखपुरा में है। यानी कि कहने का सेंस यहाँ पर यह है, हालांकि पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत में बिहार भले ही दूसरे स्थान पर है, लेकिन बिहार के अंतर्गत जिलों की श्रेणी में देखें तो पहले व द्वितीय स्थान पर पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर है, जबकि सबसे कम जो मजदूर है ये शेखपुरा में है। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है, निश्चित तौर पर एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है। एक जानकारी हमने कुछ समय पहले आपको दिया था, नीति आयोग की चैंपियन ऑफ चेंज को लेकर जो डेल्टा रैंकिंग जारी की गई थी, जहां पर एजुकेशन कैटेगरी में बिहार का जो 2 जिला है, एक तो शेखपुरा पहले स्थान पर जबकि पूर्णिया दूसरे स्थान पर, पूरे भारत में टॉप किया था। यानी कि टॉप 5 की जो सूची है एजुकेशन कैटेगरी में डेल्टा रैंकिंग की, तो पूरे भारत में शेखपुरा पहले स्थान पर रहा जबकि पूर्णिया दूसरे स्थान पर रहा था। और इस रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट भले ही अप्रैल 2023 में आई थी, लेकिन ये रिपोर्ट आधारित थी फरवरी 2023 पर। तो यहाँ से आपको इतनी सारी जानकारी याद रखना है। हम लोग यहाँ पर मजदूर वर्ग के बारे में बात कर रहे थे, तो ऐसे में मनरेगा से संबंधित कई सारी जानकारी हाल ही के दिनों में बहुत ज़्यादा खबरों में रही है बिहार के संदर्भ में। तो ऐसे में यहाँ पर वो सारी चीज़ों को यहाँ पर हमने विस्तार से दर्शाया है, आप सभी पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। एक्चुअली में ये जो संबंधित है, ये मनरेगा मजदूर की दैनिक मजदूरी से संबंधित है। तो बिहार और झारखंड ने पिछले साल की तुलना में लगभग 8% की वृद्धि दर्ज की है। यानी कि दैनिक मजदूरी की बात करें मनरेगा के तहत, तो पिछले वर्ष की तुलना में दोनों राज्यों ने कि बिहार और झारखंड ने 2023 में 2022 की तुलना में 2023 में इसमें 8% का इजाफा किया है। ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। हालांकि पिछले साल इन दोनों राज्यों में किसी मनरेगा मजदूर के लिए जो दैनिक मजदूरी निर्धारित थी, ये थी 210 रुपये। अब इसे संशोधित करके 228 रुपये कर दिया गया है। ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसके तहत आप जो याद रखेंगे, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक दैनिक मजदूरी किस राज्य में निर्धारित है। तो मनरेगा मजदूरों के लिए जो सर्वाधिक दैनिक मजदूरी निर्धारित है ये हरियाणा में है, और हरियाणा में सबसे अधिक जो मजदूरी है ये है 357 रुपये प्रतिदिन। जबकि सबसे कम दैनिक मजदूरी की बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जो कि सबसे कम 221 रुपये प्रतिदिन है। ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। निश्चित तौर पर ये सभी फैक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाल ही में चर्चे में था, जो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना रखती है। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले मनरेगा की बात हो रही है, तो ऐसे में मनरेगा के बारे में कुछ जरूरी फैक्ट है, ये भी आपको जानना चाहिए। मनरेगा का जो पूरा नाम होता है ये होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। यानी कि जो भारत में योजना संचालित हो रही है, ये एक रोजगार गारंटी योजना है। इसे जो नाम दिया गया, इसे मनरेगा नाम दिया गया। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी, आपको यहाँ पर इस वाले पॉइंट में ये सारी जानकारी देखने को मिलेगा। एकदम से विस्तार से समझिए कि ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से छुटकारा पाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अर्थात नरेगा का शुभारंभ मनमोहन सिंह सरकार ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से किया था। यही जानकारी अभी मैं आपको दे रहा था कि प्रारंभ में जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसका नाम था नरेगा, लेकिन बाद में 2 अक्टूबर 2009 को इस नरेगा का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी की जयंती के दिन 2009 में इसे यानी कि नरेगा में महात्मा गांधी शब्द जोड़कर इसे मनरेगा कर दिया गया। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और मनरेगा के उद्देश्य की बात करें तो प्रत्येक वित्त वर्ष में 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराना इसका एक उद्देश्य ये भी शामिल है। ये सारी बातें मनरेगा से संबंधित है। हालांकि मूल रूप से आपको ध्यान रखना है, मनरेगा की जो शुरुआत हुई थी मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में, यानी कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह थे, और 2006 में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। तो मनरेगा से संबंधित ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को हाल ही में विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
आप यहाँ पर इन्हें इस तस्वीर में देख सकते हैं। इनका नाम है अजय बंगा, जो कि अभी हाल ही में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए। एक्चुअली में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वे विश्व बैंक के नए अर्थात 14वें अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अजय बंगा को हाल ही में विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक का 14वां अध्यक्ष चुना गया है। दरअसल वे 2 जून 2023 से कार्यभार संभालेंगे और अगले 5 वर्ष तक इस पद पर बने रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी पूछे जा सकते हैं कि वे वर्ल्ड बैंक के मौजूदा प्रेसिडेंट डेविस मालपास की जगह लेंगे, तो यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। यानी कि मौजूदा जो प्रेसिडेंट यानी कि मौजूदा जो अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के, ये है डेविड मालपास, इन्हीं का ये स्थान लेंगे अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अजय बंगा के नाम का नामांकन 46वें व मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया था। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। आपको ध्यान रखना है कि 45वें राष्ट्रपति जो कि अमेरिका के थे, आपको ध्यान रखना कौन थे, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति थे, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। लेकिन उसी प्रकार से इसी कड़ी में आपको ध्यान रखना है कि जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन किया गया। तो रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन अभी हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार का उद्देश्य शहरी नदियों के प्रबंधन के लिए अच्छे अभ्यासों पर चर्चा करने और सीखने के लिए सदस्य शहरों और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों और अधिकारियों के लिए एक मंच प्रदान करना, यानी मूल रूप से इसका जो उद्देश्य है, यानी कि जो रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार है, इसका मूल उद्देश्य है शहरी नदियों का प्रबंधन करना। तो इसी को लेकर अभी हाल ही में इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। आपको यहाँ पर ये सारी जानकारी याद रखना है और इसके तहत हाल ही में नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित हुई है। लेकिन यहाँ पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे नमामि गंगे की योजना के बारे में, जो कि नदियों से ही संबंधित है, नदियों के संरक्षण से ही संबंधित है। तो ऐसे में ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न चर्चे में है, तो यहाँ से ये भी चीजें आपको याद रखना चाहिए। दरअसल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य नमामि गंगा नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया था। आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत कब और किनके द्वारा की गई। तो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और ये किस उद्देश्य से शुरू की गई ये भी ध्यान रखेंगे। प्रदूषण को समाप्त करना और मूल रूप से नदियों को संरक्षण देना ही इसका एक उद्देश्य था, जिसको लेकर इसकी शुरुआत की गई थी। हालांकि आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना, ये हाल ही का करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि हाल ही में 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एशिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज, जिसका नाम है MV गंगा विलास, इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। दरअसल इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ई, और ई के तहत यहाँ पर 3 विकल्प हमारा सही है। नीलोफर हमीदी, इलाले मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, ये तीनों विकल्प यहाँ पर सही है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप तीनों को यहाँ पर इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। दरअसल आपको ध्यान रखना 1993 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में या फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना यह पुरस्कार उस व्यक्ति अथवा उस संस्थान को दिया जाता है जिसने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक उल्लेखनीय कार्य किया हो। इसी दिशा में आपको ध्यान रखना कि हाल ही में यूनेस्को अर्थात संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने ईरान की जेलों में बंद 3 महिला पत्रकारों जिनमें की नीलोफर हमीदी, इलाले मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना कि वर्ष 2023 के लिए जो ये प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया, इन तीनों को दिया गया और ये तीनों ईरान की जेल में बंद है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो अभी हाल ही में 3 मई 2023 को मनाया गया, इसका निर्धारित थीम क्या था। तो 2023 के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के थीम की बात करें तो इसका निर्धारित थीम था शेपिंग ऑफ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। ये इसका 2023 का निर्धारित थीम था। क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वह प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार की वर्ष 2023 की, तो आप यहाँ पर इन तीनों को देख सकते हैं, नीलोफर हमीदी, इलाले मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला होगा छठा प्रश्न। ये प्रश्न कि भारत ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास हाई एल्टीट्यूड आर्टिलरी रेंज से फायरिंग अभ्यास किया है। बताएं कि इस युद्धाभ्यास का नाम क्या है, इसे क्या
नाम दिया गया है, ये अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा है। तो ऐसे में इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो इसे नाम दिया गया है बुलंद भारत एक्सरसाइज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास हाई एल्टीट्यूड आर्टिलरी रेंज से बुलंद भारत एक्सरसाइज नाम से फायरिंग युद्धाभ्यास किया है। ये आपको ध्यान रखना, ये युद्धाभ्यास जिसका नाम है बुलंद भारत, ये अभी अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास हाई एल्टीट्यूड आर्टिलरी रेंज से किया गया है भारत द्वारा। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट है चीन से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने शामिल किया है। आपको ध्यान रखना, हाल ही में चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है। एक्चुअली में बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो ये भारत का राज्य है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों का नाम बदलने की मंजूरी, जो कि ये 11 स्थान वैसा स्थान है जहां पर चीन समझता है कि वहां हमारा अधिकार है, तो इसी को लेकर के अभी इन 11 स्थानों का नाम बदलने की मंजूरी दी है और इसको लेकर हमने जानकारी आपके साथ साझा भी किया था। लेकिन यहाँ पर हम बात करें मैकमोहन रेखा से, जो कि भारत और चीन से संबंधित है, यहाँ से कुछ जरूरी फैक्ट आपको याद रखने हैं। जैसे कि यह रेखा की बात करें तो यह मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है और यह रेखा शिमला समझौता के उपरांत 1914 में अस्तित्व में आया था। दरअसल भारत में जो मैकमोहन रेखा ये अरुणाचल प्रदेश में ही है और आपको ध्यान रखना ये भारत और चीन की सीमा रेखा का निर्धारण करता है। और यह रेखा कब अस्तित्व में आया तो शिमला समझौते के उपरांत 1914 में यह रेखा अस्तित्व में आया था। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इस रेखा का नाम तत्कालीन ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया। तत्कालीन भारत के विदेश सचिव थे हेनरी मैकमोहन, जिनके नाम पर इस रेखा के नाम का निर्धारण किया गया। हालांकि यहाँ पर आपको एक जानकारी ये भी दे दूं कि चीन से भारत की जो सीमा 5 राज्यों से जुड़ती है वे राज्य कौन कौन से हैं। हालांकि इसकी जानकारी यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। तो चीन से भारत की सीमा 5 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से जो जुड़ती है उनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। आप यहाँ पर भारत वाले मैप पर देख सकते हैं ये जम्मू कश्मीर की स्थिति है, जबकि यहाँ दूसरे स्थान की बात करें, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश। आप यहाँ पर ग्रीन वाले जो सर्कल है या फिर ग्रीन वाला जो एरिया है ये हिमाचल प्रदेश को इंगित कर रहा है। जबकि बात करें उत्तराखंड की तो आप यहाँ पर ऑरेंज में देख रहे हैं ये उत्तराखंड है। सिक्किम की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये ब्राउन में ये सिक्किम को इंगित कर रहा है। जबकि बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो ये ब्लू वाला जो एरिया है ये अरुणाचल प्रदेश को इंगित कर रहा है। तो कुल मिला के 5 ऐसे राज्य हैं जो कि चीन के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, ये यहाँ से आप ध्यान रख लेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले एक अहम जानकारी आपको दे दूं कि अप्रैल 2023 महीने का जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का संग्रह है, मासिक करंट अफेयर्स की यहाँ पर बात हो रही है। आप इस वीडियो को चैनल पर मंथली करंट अफेयर्स सेक्शन के अंतर्गत या फिर मंथली करंट अफेयर्स का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और साथ साथ इसका PDF फाइल आप बीपीएससी मेकर ऐप और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि वर्ष 2023 में आपके बिहार में आयोजित होने वाले सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से समान रूप से उपयोगी है। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो चीजें आपको मिल रही है वो कहीं भी आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है, तो इस चीज को लेकर आपको श्योर रहना। हालांकि वैसे छात्र जो हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आप सारे वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपका एक भी वीडियो छूटेगा तो निश्चित तौर पर आपको हानि हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल महीने में भी बिहार करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे प्रश्न बने हैं जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, निश्चित तौर पर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उन्हीं सारे प्रश्नों का संग्रह इसमें हमने किया, विस्तार पूर्वक सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर जो विश्लेषण मिला है वो भर भर के हमने दिया है। निश्चित तौर पर यहाँ से आपको आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा में हेल्प होगी। चलिए फिलहाल अब यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा या फिर मोखा किस देश द्वारा यह नाम दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में भी ये चक्रवाती तूफान उठा है जिसे नाम दिया गया मोचा या फिर मोखा। यहाँ पे पूछा गया कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा या फिर मोखा को किस देश द्वारा यह नाम दिया गया है। दरअसल यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यमन। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि बंगाल की खाड़ी में उठे यह चक्रवाती तूफान मोचा इस वर्ष का पहला चक्रवाती तूफान है। कहीं आपको देखने को मिलेगा मोचा के अतिरिक्त मोखा भी, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इस चक्रवाती तूफान का नामकरण यमन ने अपने लाल सागर तट पर स्थित एक बंदरगाह शहर मोचा के नाम पर रखा है। हालांकि इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मोचा चक्रवात शब्द जो है ये ग्रीक शब्द से बना है, जिसका अर्थ जो होता है ये होता है सांप की कुंडली। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इसका अर्थ जो है ये होती है सांप की कुंडली। और ये जो मोचा चक्रवाती तूफान है ये 2023 का पहला चक्रवाती तूफान है, तो इनसे संबंधित ये सारी जानकारी ध्यान रखेंगे। हालांकि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था इसका नामकरण किसने किया, तो इसका नामकरण अभी हाल ही में यमन के द्वारा किया गया। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स साथ साथ जो टेस्ट सीरीज है खास करके आपके 69वें बीपीएससी एग्जाम के लिए, वो सभी स्टडी मटेरियल नोट्स आदि को आप बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
बीपीएससी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए जो हमने नोट्स लॉन्च किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तमाम जो सिलेबस आधारित नोट्स है वो आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर बीपीएससी वाले कोर्स में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सिलेबस आधारित नोट्स के अतिरिक्त बिहार जीके का भी इसमें सीरीज शामिल है। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज यहाँ पर आपको प्रदान किया जा रहा है, यानी कि दोबारा से आपको कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस सीरीज में आपका बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का एकदम से संपूर्ण संग्रह मिल जाएगा आपके एग्जाम तक। तो ये तमाम स्टडी मटेरियल और नोट्स आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर इस 69वीं बीपीएससी वाले कोर्स में उपलब्ध कराया गया है। इस एग्जाम की प्रस्तावित तिथि की बात करें तो ये प्रस्तावित तिथि है 30 सितंबर 2023, यानी कि जो आयोग ने दिशा निर्देश दिया है इस एग्जाम के बारे में कि 30 सितंबर 2023 को ये एग्जाम होना है। तो इस एग्जाम को लेकर के जो हमारा कोर्स लॉन्च है बीपीएससी मेकर ऐप पर, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तमाम स्टडी नोट्स इसके तहत उपलब्ध कराए गए। इसी में आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। हालांकि इस कोर्स में एक ऑफर भी चल रहा है, तो ऑफर का लाभ लेने के लिए जब आप कोर्स को परचेज कर रहे होंगे तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना है BM100 का, जिसके बाद कोर्स में आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। हालांकि यहाँ पर हम इस ऑफर की बात करें तो यह ऑफर एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो जितना जल्दी हो सके आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। निश्चित तौर पर आप यहाँ पर हमारे टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो इस कोर्स में आपको दिया जा रहा है इसके माध्यम से हजारों विद्यार्थियों के बीच अपनी तैयारी का आप सही तरीके से आकलन कर पाएंगे। ये अगला 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई। दरअसल इसकी शुरुआत अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की है, और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं एक्चुअली में 12वें मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, तो इन्हीं के द्वारा भी हाल ही में इस मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना की शुरुआत की गई। आपको जानकारी दे दूं कि 3 मई 2023 को कैबिनेट में इस योजना के लिए मंजूरी प्रदान की गई। दरअसल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसके पहले चरण में या फिर पहले चरण में इस योजना के तहत नर्सिंग और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े युवाओं को विदेश में रोजगार प्रदान करने हेतु समारोह आयोजित की जाएगी या फिर आयोजन किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक कंडीशन है कि इस योजना के अंतर्गत केवल उत्तराखंड के युवाओं को ही लाभ प्रदान किया जाएगा। ये सारी बातें संबंधित है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना से संबंधित, जो कि मुख्य रूप से नर्सिंग से संबंधित है। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में आई USCIRF की एक रिपोर्ट के अनुसार लगातार चौथी वर्ष विशेष चिंता का देश के रूप में घोषित किया गया। किस देश को विशेष चिंता के देश के रूप में घोषित किया गया है, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत को लगातार चौथी वर्ष इस संस्था के द्वारा विशेष चिंता वाला देश के रूप में घोषित किया गया है या फिर नामित किया गया है। अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में हम बात करें विस्तार से, तो सबसे पहले ये ध्यान रखें अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग यानी कि US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अर्थात USCIRF ने हाल ही में अपनी 2023 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जो कि 2022 के दौरान दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को या फिर धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर प्रकाश डालती है। यानी कि ये स्वतंत्रता से ही संबंधित है, मूल रूप से धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। इसी को लेकर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। हालांकि यहाँ पर हम बात करें इस रिपोर्ट की, तो यह रिपोर्ट विदेशों में धर्म या फिर विश्वास की स्वतंत्रता के प्रचार में सुधार करने के लिए सिफारिशें प्रदान करता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र से यह सिफारिश करता है कि वहां पर उस राष्ट्र में या फिर विदेशों में जहां पर धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता है उसको और बढ़ाया जाए, इसको लेकर ये सिफारिश करता है। और इसी दिशा में यहाँ पर जो प्रश्न बना है इस रिपोर्ट के आधार पर, उसी का यहाँ पर जिक्र किया गया कि भारत ने इस रिपोर्ट की आलोचना की। इस रिपोर्ट की आलोचना क्यों की भारत ने? क्योंकि इस संस्था ने यानी कि USCIRF ने लगातार चौथे वर्ष संयुक्त राष्ट्र से यह सिफारिश किया कि भारत को विशेष चिंता का देश के रूप में नामित किया जाए। तो ये सारी बातें इस रिपोर्ट में कही गई थी, वहीं से ये प्रश्न बना है, निश्चित तौर पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा ये लगातार चौथा वर्ष है जब ये सिफारिश किया गया है। अब यहाँ पे हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोविड-19 विश्व स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्ति होने की घोषणा कर दी। बताएं कि यह तिथि कौन सी है, किस तिथि को WHO ने यानी कि जो कोरोना वायरस को लेकर जो कर सकते हैं आपातकाल की घोषणा की थी, उस आपातकाल को किस तिथि को समाप्त किया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 5 मई 2023 को इसे समाप्त कर दिया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसके बारे में यहाँ पर कंप्लीट जानकारी लिखी गई कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 5 मई 2023 को कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा की है, यानी कि इसे समाप्त कर दी 5 मई 2023 को।
अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना संक्रमण जो है ये समाप्त हो गया, ये भी बातों का जिक्र किया गया, ये भी कहा गया। इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना संक्रमण खत्म हो चुका है, बल्कि इसे आपातकाल की श्रेणी से अब समाप्त किया गया या फिर हटाया गया है। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब बात करें यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 30 जनवरी 2030 को कोविड को, यानी कि कोरोना वायरस को लेकर जो संक्रमण फैला था, इसको लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। इमरजेंसी घोषित किया गया था 30 जनवरी 2020 को, लेकिन बात करें यहाँ पर महामारी कब घोषित किया गया, तो 11 मार्च 2020 को कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था WHO के द्वारा। ये ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस की बात करें तो इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पहले बने थे शुरुआती तौर पर जब ये खबरों में रहे थे। तो इस वायरस को पहली बार चीन के हुबेई प्रांत में वुहान शहर में पाया गया था। सभी लोग जानते हैं इसका संबंध वुहान शहर से है, लेकिन मूल रूप से ये पूछा जा सकता है चीन के किस प्रांत में ये पहली बार पाया गया। वुहान शहर तो एक छोटा सा जगह का नाम है, लेकिन ये जो प्रांत है ये है हुबेई प्रांत। यहीं पर पहली बार इस वायरस की पहचान हुई थी, जिसके बाद ये पूरी दुनिया में फैला था। हालांकि इसकी जो पहचान हुई थी पहली बार ये 2019 में ही हो गई थी, लेकिन 2020 आते आते तब जाके पूरी दुनिया में फैला था। चलिए उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का दर्जा या फिर स्थान दिया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर कर्नाटक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक इसमें पहले स्थान पर रहा। इस प्रश्न के बारे में यहाँ पर विस्तार से हम बात करें तो हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ने मिलकर राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के आंकड़े जारी किए हैं। एक्चुअली में जो ये आंकड़ा जारी हुआ वर्ष 2021 और 22 को लेकर जारी हुआ, और राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण के इस रिपोर्ट के आधार पर कर्नाटक को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक इसमें पहले स्थान पर रहा, जबकि उसके बाद क्रमशः इसमें दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, साथ ही साथ तेलंगाना और तमिलनाडु रहा। हालांकि यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखना है कि वर्ष 2011 में पहली बार राष्ट्रीय नवाचार सर्वेक्षण जारी किया गया था, और हालांकि अभी इस वर्ष नवाचार या फिर यहाँ पर अभिनव की जो बात हो रही है, नवाचार राज्य में जो शीर्ष पर रहा ये कर्नाटक रहा, दोनों एक ही है। तो इसकी जो पहली बार जो रिपोर्ट जारी हुई थी ये 2011 में ही जारी हुई थी। अब यहाँ पे हमारा अगला 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि AK मोहंती, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं AK मोहंती। तो आज के इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारी चीजें यहाँ से आपको सीखने को मिला होगा। आज के इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 700 लाइक। अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल रही आपके लिए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर आ चुके हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न की हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी या फिर किस विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब अपने नाम किया है। इनसे संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था। आप लोग कमेंट कीजिए और विस्तार पर वहां पे लिखिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो जानकारी हमने आपको टेस्ट सीरीज से संबंधित दिया, तो जितने भी छात्र इच्छुक हैं जरूर इसे ज्वाइन कीजिएगा। निश्चित तौर पर ये आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन करेगा और ये खुद से आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आप कितने प्रिपेयर हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।